नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कोशिका के मुख्य भाग यानी कि पार्ट ऑफ सेल्स की स्टडी इस क्लास में करेंगे। देखिए, सबसे पहले जीव द्रव्य कला क्या है। कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ये सभी कोशिका झिल्ली के नाम हैं। तो देखिए, जो कोशिका कला प्रत्येक कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कि कोशिका के विभिन्न घटकों को बाह्य वातावरण से अलग करती है। कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य होती है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली का कार्य करती है। कुछ विशेष पदार्थों को ही अंदर बाहर जाने आने देती है। अब देखिए, कोशिका जीव द्रव्य किसे कहते हैं। तो जीव द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी। जीव द्रव्य को जीवन का आधार बताया था इन्होंने ही, और यह गाढ़ा तरल द्रव होता है। सभी जैविक क्रिया जीव द्रव्य में ही संपन्न होती है और इसमें 80% जल होता है, यानी कि 80% इसमें वाटर होता है। देखिए, जो कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है, यानी कि पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है और जंतु कोशिका में भी पाई जाती है। कोशिका के अंदर आने वाले पदार्थों को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है, और अर्धपारगम्य झिल्ली होती है या कुछ पदार्थों को अंदर व बाहर आने जाने देती है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली का काम करती है। अब सेल वॉल, यह केवल पादप कोशिका में उपस्थित होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। शैवाल और विकसित पौधों में कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कि आपसे पूछा जाए कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। यह पादप को सुरक्षा या पादप की सुरक्षा भी करती है। देखिए, जीवाणु की जो कोशिका भित्ति है पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी होती है। ध्यान रखिए, पेप्टिडोग्लाइकोन जीवाणु की कोशिका भित्ति। जबकि कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है और काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब बात करते हैं अपन माइटोकॉन्ड्रिया की। तो माइटोकॉन्ड्रिया का अन्य नाम है सूत्रकणिका। इसकी खोज अल्टमान ने 1886 में की थी और इसको नामकरण सी बेंदा ने दिया था, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बेंदा ने दिया था। यहाँ ऑक्सी शोषण होता है। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकाएं, इसमें शोषणकारी एंजाइम भी पाए जाते हैं। जीवाणु में सूत्रकणिका की संख्या 0 होती है, यानी कि जीवाणु में सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। यहाँ क्रेब चक्र चलता है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब चक्र चलता है। इसके फलस्वरूप एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तथा ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए कोशिका का शक्तिगृह कहते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवार क्रिस्टी कहलाती है, यानी कि अंदर वाली जो दीवार है वो क्या कहलाती है, क्रिस्टी कहलाती है माइटोकॉन्ड्रिया की। अगला कोशिकांग है अपना अंतःप्रद्रवी जालिका, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, ये कोशिका को अंदर से आंतरिक सहारा प्रदान करती है। इसे कोशिका का आंतरिक कंकाल भी कहते हैं, यानी कोशिका का ढांचा बनाती है। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। एक होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका। जो चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका होती है, ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करती है, जबकि खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, इसके ऊपर राइबोसोम्स के कण लगे होते हैं, अतः यह प्रोटीन का निर्माण करती है। देखिए, ये चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका और ये खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका, दोनों में अंतर क्या है। इस पर राइबोसोम के कण लगे रहते हैं, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करती है, और ये वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखिए, अपन पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम, इसकी खोज पेलाडे ने 1953 में की थी। यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंगक है। तो कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंगक कौन है, राइबोसोम। रासायनिक दृष्टि से ये RNA व प्रोटीन के बने होते हैं, यानी कि राइबोसोम RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। इनका मुख्य कार्य देखिए, प्रोटीन संश्लेषण करना, यानी कि प्रोटीन का निर्माण करना है राइबोसोम का, अतः इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। तो राइबोसोम क्या है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। देखिए, राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम। 70S राइबोसोम्स हल्के होते हैं और प्राकृतिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे जीवाणु हैं उनके अंदर, नीलहरित शैवाल, उनके अंदर ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। जबकि 80S राइबोसोम्स ये भारी होते हैं और ये यूकेरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन लवक की। तो देखिए, लवक यानी कि प्लास्टिड, ये पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, यानी कि प्लास्टिड केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ये 3 प्रकार का होता है। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, पत्तियों के अंदर हरा रंग क्लोरोप्लास्ट की वजह से। अवर्णी लवक यानी कि ल्यूकोप्लास्ट, और वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट। सबसे पहले अपन क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित होता है, इसके कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है।
पर्णहरित के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ग्रेना में होती है और अप्रकाशीय की अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। देखिए 1883 में विलियम शिम्पट ने हरित लवक को क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया था, यानी कि शिम्प ने इसको क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया था, जबकि 1884 में स्ट्रासबर्गर ने इसे क्लोरोप्लास्ट कहा था, यानी कि क्लोरोप्लास्ट नाम स्ट्रासबर्गर ने दिया था, जबकि शिम्पर ने क्लोरोप्लास्टिड नाम दिया था इसको। देखिए हरित लवक कोशिका का वह कोशिकांग है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है और भोजन का यानी कि भोजन बनता है। इसलिए हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, यानी कि यहाँ भोजन का निर्माण होता है। अब देखिए दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट, यानी कि प्लास्टिड के अंदर दूसरा है, यह भोजन का संग्रह करता है। यह रंगहीन है, यानी कि अनकलर्ड होता है, यानी इसका कोई कलर नहीं होता है, जो सूर्य के प्रकाश से दूर अंधेरे वाले हिस्से में पाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, एमिडोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट। एमिडोप्लास्ट स्टार्च का भंडारण करता है, आलू, कंद, गेहूं, चावल इत्यादि में उपस्थित होता है, जबकि एलियोप्लास्ट जो होता है वो वसा का संग्रह करता है और एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन का भंडारण करता है, इसलिए इसको प्रोटीनोप्लास्ट भी कहते हैं। अगला जो प्लास्टिड है वो वर्णी प्लास्टिड यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो ये रंग प्रदान करता है, जैसे टमाटर का जो लाल रंग है लाइकोपिन नामक वर्णी क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है, गाजर का जो लाल रंग है केरोटीन की वजह से होता है और चुकंदर का जो रंग है वो विटामिन की वजह से होता है। अगला हमारा जो कोशिकांग है वो है गाल्जी काय यानी कि गाल्जी उपकरण। तो इसकी खोज करता है कैमिलो गोल्जी, यानी कि गोल्जी काय की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। इसको डिक्टियोसोम भी कहते हैं। यह बहुरूपी होता है, अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिकाओं में इसकी संरचना अलग अलग या भिन्न भिन्न होती है। इसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, यानी कोशिका का यातायात प्रबंधक कौन है? गोल्जी उपकरण। अब 7वां हमारा कोशिकांग है लाइसोसोम। तो लाइसोसोम की खोज डी ड्यूवे ने की थी। जंतुओं की कोशिका में पाई जाने वाली ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, यानी कि ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, एक ही झिल्ली इसमें पाई जाती है। इस तरह से इसमें एंजाइम पाए जाते हैं, पाचनकारी एंजाइम। इसमें पाचककारी एंजाइम पाए जाते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त होने पर यह स्वयं फट जाती है और कोशिका के अंदर बिखर जाती है और कोशिका को पचा लेती है, अर्थात कोशिका को पचाने के कारण कोशिका का आत्मघाती थैला कहते हैं। तो कोशिका का आत्मघाती थैला कौन है? कोशिका का आत्मघाती थैला है लाइसोसोम। अगला है केंद्रक। तो ये न्यूक्लियस यह कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसमें डीएनए तथा आरएनए और गुणसूत्र पाए जाते हैं, इसलिए केंद्रक का आनुवंशिकी में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके जो खोज करता है 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। तो दोस्तों केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। केंद्रक पूरी कोशिका पर कंट्रोल करने का काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, अर्थात कोशिका पर नियंत्रण का काम केंद्रक का है। अगला कोशिकांग है दोस्तों गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। सभी वनस्पतियों व जीवों की कोशिकाओं में ये गुणसूत्र पाए जाने के वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं, जो आनुवंशिक गुणों का निर्धारण करते हैं और उनको संचारित करते हैं। यानी कि जो आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कौन ले जाते हैं? गुणसूत्र ले जाते हैं, और गुणसूत्र पर जीन रैखिक क्रम में लगे होते हैं। 1875 में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी, यानी कि स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज 1875 में की थी। सर्वप्रथम क्रोमोसोम्स गुणसूत्र शब्द का प्रयोग वाल्डेयर ने 1889 में किया था, यानी कि वाल्डेयर ने गुणसूत्र शब्द का प्रयोग 1889 में किया था, यानी कि 1880 में किया था। देखिए गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में सूक्ष्म सूत्र जैसे भाग होते हैं, जो आनुवंशिकी यानी कि वंशागति के लिए आवश्यक होते हैं। देखिए गुणसूत्र को सर्वप्रथम कार्ल विलियम वॉन नेगली ने 1842 में वनस्पति कोशिका में देखा था, यानी कि नेगली ने इसको वनस्पति कोशिका में देखा था। अगला है तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम यानी कि तारक काय की खोज 1888 में टी बावेरी ने की थी। तारक काय केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है। तो दोस्तों ये तो तारक काय है ये जंतु कोशिका में पाई जाती है, ये पादप कोशिका में अनुपस्थित होती है। यह जो कोशिका विभाजन में मदद करती है, यानी कि तारक काय कोशिका विभाजन में मदद करता है। अगला इससे डिप्लोसोम भी कहते हैं, यानी कि तारक काय को डिप्लोसोम भी कहते हैं। यह बैलगाड़ी के पहिए की आकृति का होता है, यानी कि तारक काय की आकृति बैलगाड़ी के पहिए की आकृति की होती है। तो इस प्रकार हमने
कोशिका के महत्वपूर्ण कोशिकांग के बारे में या कोशिका के महत्वपूर्ण भाग के बारे में इस वीडियो में जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।